हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एनटीपीसी का स्टेज 2 का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत जल्द ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो जिन लोगों ने एनटीपीसी का भी स्टेज 1 का एग्ज़ाम दे चुका है और ग्रुप डी का भी फॉर्म फिल किए हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है कि एनटीपीसी का स्टेज 2 भी क्लियर करना है और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है ना। दोनों को टारगेट बनाना है ताकि कहीं भी सिलेक्शन हो जाए तो कोई बात नहीं है, एक अपना प्लेटफॉर्म ले लेना है। उसके बाद फिर फ्यूचर में और जो भी आपका बड़ा और जो इससे बड़ा जो भी और आपका टारगेट होगा आप वहाँ तक भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है। एक छोटा सा कोई भी जॉब मिल जाने से, एक जॉब मिल जाने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद आप और भी अच्छी अच्छी जॉब को निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी स्टेज 2 और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, वैसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियोस में मैंने लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैंने वो अपलोड किया है। तो 150 क्वेश्चन अभी मैंने लूसेंट का ऑब्जेक्टिव मैंने अपलोड किया है, तो उसका वीडियो आप पहले देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद चलिए आज बायोलॉजी का देखते हैं। बायोलॉजी का भी मैं पार्ट वाइज क्लास करवाऊंगा। बायोलॉजी का पार्ट वाइज करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि बायोलॉजी लगभग कंप्लीट हो जाए। ठीक है। उसी तरह से लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव से मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट वाइज करके कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए आज के बायोलॉजी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बायोलॉजी का आज हमारा पहला दिन है, तो इसीलिए पार्ट 1 लिखा होगा, आप लोग को दिखाई देता होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है, यानी जिसको मस्तिष्क कहा जाता है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क, तो हमारा जो ब्रेन है तो उसका पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ये पार्ट है कौन से ब्रेन का। ठीक है। ब्रेन का अलग अलग पार्ट होता है। ठीक है। तो पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ये हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का, ठीक है, कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है। ठीक है। तो ये तीनों है हिंड ब्रेन के पार्ट है। हिंड ब्रेन पीछे का जो ब्रेन है। ब्रेन 3 पार्ट में बटा है। कौन, देखिए ब्रेन यहाँ लिखा होगा, देखिए ब्रेन 3 पार्ट में बटा है। एक फोर ब्रेन है ना, एक फोर ब्रेन मतलब आगे का ब्रेन, एक मिड ब्रेन मध्य का ब्रेन, ठीक है, और एक हिंड ब्रेन पीछे का जो पार्ट है ब्रेन का, उसे हिंड ब्रेन कहा जाता है। तो हिंड ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है। कौन कौन सा पार्ट है, देखिए पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला, ये तीनों हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। उसको आप याद रखिएगा। ठीक है। कभी पूछा जाएगा तो इसका आंसर इस तरह से देना है। अब आगे देखिए, थैलामस, सेरेब्रम और हाइपोथैलामस ये तीनों फोर ब्रेन के पार्ट हैं। फोर ब्रेन आगे का जो पार्ट है ना, ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है उसके पार्ट हैं। कौन कौन है, थैलामस, सेरेब्रम और हाइपोथैलामस, इसको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हु गेव द टर्म एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक। जैसे हम लोग जैसे कभी दवा लाने के लिए जाते हैं कहीं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि इसके साथ कुछ एंटीबायोटिक भी दे दीजिएगा। डॉक्टर को बोलते हैं कि सर इसके साथ कुछ एंटीबायोटिक दे दीजिएगा ताकि जल्दी मेरा फीवर ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो, है ना। तो हु गेव द टर्म एंटीबायोटिक, ये जो एंटीबायोटिक नाम है, इस नाम को किन्होंने दिया है, ठीक है, प्रतिजैविक कहा जाता है। एंटीबायोटिक का हिंदी होता है प्रतिजैविक। ठीक है। तो कौन इस नाम को, इस टर्म को किन्होंने दिया है नाम, तो सेल्मन वॉक्समैन, सेल्मन वॉक्समैन। ठीक है। सर्दी जुकाम जैसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है तो इसे ठीक है, एंटीबायोटिक कहते हैं। अब देखिए सब आगे का, अब आगे का क्वेश्चन है। आगे अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है, आगे है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था। ये जो एंटीबायोटिक है सबसे पहला किन्होंने बनाया था। ठीक है। तो आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने ही सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया था। क्या बनाया था, तो पेनिसिलिन। ठीक है। पेनिसिलिन एक मेडिसिन है, ठीक है, पेनिसिलिन, उसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही बनाया था। अब आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट एडिबल बर्ड।
ठीक है। ये मैं एक तरह से, देखिए आप ये मत बोलिएगा कि सर आपका जो एक क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग भी रह सकता है, जहाँ पर जरूरत पड़ेगा वहाँ पर लिंक उससे रिलेटेड भी रहेगा, ठीक है। एक तरह से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एनटीपीसी का और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है। तो अभी अब उतना टाइम नहीं है कि एकदम डीपली चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि श्योर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा पूरा जो मेरा डायरी है, ठीक है, पूरा जो मेरा डायरी है ये पूरा देखिए, ये पूरा केवल बायोलॉजी है, ये पूरा बायोलॉजी है। तो हम लोग यदि पूरे को यदि कंप्लीट है, ठीक है ना, पूरा यदि हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब इसके अंदर ही आपको लगभग मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बने रहिए और फ़ायदा होगा। ये एक तरह से रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो विच इज़ द लार्जेस्ट एडिबल, एडिबल मतलब खाए जाने वाला, एडिबल बर्ड है ना, BUT बर्ड, ठीक है। खाया जाने वाली सबसे बड़ी कली का, कली है ना, कली जो कली होता है फूल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा फूल जो होता है खाने योग्य फूल वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कैबेज। कैबेज मतलब गोभी है ना, गोभी, बंद गोभी है ना, बंद गोभी, फूल गोभी नहीं, बंद गोभी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एल्गी इज हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन मौजूद रहते हैं, ठीक है, तो इसको दूर करना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। अब जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़रूरी हम लोग के लिए क्या है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है। लेकिन यदि नाइट्रोजन ही हर जगह मिले ऑक्सीजन के बदले तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। तो कौन सा शैवाल है, एल्गी है, जो कि मदद करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, इसको स्थिरीकरण कहते हैं, बैलेंस करने में। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको बैलेंस करने में कौन मदद करता है, ठीक है, कौन सा एल्गी है? तो आंसर हो जाएगा नॉस्टॉक, ठीक है, NOSTOC, देख सकते हैं ना, नॉस्टॉक, ठीक है। अब देखिए जैसे पेड़ पौधे हो गए, एल्गी हो गए, मतलब शैवाल हो गए, और कुछ बैक्टीरिया है, कुछ विषाणु, ये इन्वायरमेंट में हमारे वातावरण में जो मौजूद जो नाइट्रोजन होता है उसको ये लोग क्या करते हैं, एमोनिया में बदल देते हैं। और एमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और उसके बाद उसको खा जाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ये लोग कौन, पेड़ पौधे, एल्गी, बैक्टीरिया, ये लोग उसको खा जाते हैं, ठीक है। नाइट्रेट एमोनिया में बदल कर फिर नाइट्रेट में बदल कर खा जाते हैं, है ना, कंज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए नॉस्टॉक और एनाबेना, नॉस्टॉक और एनाबेना, देखिए लिखा होगा नॉस्टॉक और एंड एनाबेना, ये जो हैं ये दोनों ऐसे एल्गी हैं, ऐसे शैवाल हैं जो कि खाद में भी काम आते हैं, फर्टिलाइजर का भी यूज में आते हैं ये लोग, नॉस्टॉक और एनाबेना, ठीक है। अब नोट में याद फिर रखिएगा, नोट है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना एक साइनोबैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है। किस तरह का बैक्टीरिया है पूछा जा सकता है, तो साइनोबैक्टीरिया है। अब देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। मैंने यहाँ बताया था कि पेड़ पौधे, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, है ना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट बनाकर खा जाते हैं, वैसा काम करते हैं। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अब आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम ऑफ द ब्लड सेल इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब जैसे ब्लड सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन कौन सा ऐसा ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल होगा, लाल रुधि का रेड ब्लड सेल, है ना। इसको इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इरेथ्रो मतलब रेड होता है और साइट्स मतलब सेल होता है, ठीक है। अब देखिए लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो हैं ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एसिनोफिल्स, एसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और एसिनोफिल्स, ये तीनों WBC हैं। ये वाइट ब्लड सेल है ना, सफ़ेद रुधिका है, वाइट ब्लड सेल है जिनमें न्यूक्लियस जो होता है ना केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्लांट का कौन सा पार्ट है, पौधा का कौन सा भाग है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, पौधा का कौन सा पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो फ्लोएम होगा, PHLOEM, फ्लोएम। और रेड ब्लड सेल, कौन सा ऐसा रेड ब्लड सेल है जिसमें
न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो मैंने अभी बताया था रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और पौधा का कौन सा पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो फ्लोएम होगा, फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के अंदर सीव सेल होते हैं, SIEVE। फ्लोएम के अंदर जो है ना वो सीव सेल होते हैं जिसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो फ्लोएम के अंदर एक सीव सेल होते हैं और उसके अंदर में भी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। ये जब कभी आपको पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में, तो आप ताकि यहाँ से सुनकर आप टिक लगा सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, द आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन। हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, तो उसका जो बाहरी झिल्ली है, बाहरी जो झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन, कौन सा ऐसा बाहरी झिल्ली है जो कि हमारे ब्रेन को कवर करती है। ठीक है, तो बाहरी झिल्ली जो है उसका नाम है, देखिए हमारा जो ब्रेन है उसको 3 तरह की झिल्ली जो है ना उसको ढक के रखते हैं, घेर कर रखते हैं। एक डूरा मैटर, बाहरी झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, झिल्ली वो पतला वो एक लेयर रहता है झिल्ली जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे माथा को, ये हमारे ब्रेन को। ठीक है ना, तो डूरा मैटर बाहरी जो झिल्ली है उसे कहते हैं। और आर्कनॉइड, बीच का जो झिल्ली होता है उसे आर्कनॉइड कहा जाता है। और पायामेटर जो है ना वो अंदर के झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, तो बाहरी झिल्ली का नाम है डूरामेटर और बीच के झिल्ली का नाम है आर्कनॉइड और अंदर का जो झिल्ली है उसका नाम है पायामेटर। लेकिन याद रखना है कि इन तीनों को फिर कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, तो मेनेंजिस है, मेनेंजिस, MENENGIS। इन तीनों झिल्ली को मेनेंजिस कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके। देखिए क्या लिखा है, तीनों को ये प्रोटेक्ट करता है, मेनेंजिस। ठीक है, इन तीनों जो लेयर है ब्रेन का, जो कि मेम्ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है, जो अलग अलग मेम्ब्रेन जो कवर करके रखते हैं, इन तीनों को भी फिर कवर करके मेनेंजिस रखता है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। अब देखिए एक टर्म है पार्नेथोकार्पी। पार्नेथोकार्पी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच हार्मोन हेल्प्स इन पार्नेथोकार्पी, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पार्नेथोकार्पी में मदद करता है। अब पार्नेथोकार्पी क्या होता है, तो बिना बीज के सीधे फल में परिवर्तन होने के प्रोसेस को ही पार्नेथोकार्पी कहा जाता है। बिना सीड के ही, बिना बीज के ही डायरेक्ट फल में परिवर्तन हो जाता है, जिसे कौन सा प्रोसेस कहते हैं, तो पार्नेथोकार्पी का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है ना, तो कौन सा हार्मोन है जो कि पार्नेथोकार्पी में मदद करती है। तो देखिए आंसर क्या है, कौन सा हार्मोन है जो पार्नेथोकार्पी में मदद करती है, तो जिबेरेलिन है ना, या गिबेरेलिन भी कह सकते हैं ना। तो गिबेरेलिन हार्मोन ये पार्नेथोकार्पी में मदद करती है। ठीक है, अच्छा फ्रूट्स को पकाने में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रूट्स को पकाने में मदद करती है कौन, फ्रूट्स को पकाने में कौन मदद करता है, तो इथिलीन है, ETHYLENE, इथिलीन जो है फलों को पकाने में काम आती है। ठीक है, अब देखिए इथिलीन फलों के अंदर गैस के फॉर्म में होता है। इथिलीन जो है ना वो फलों को तो पकाती है, तो फलों के अंदर वो हो जाते हैं। ठीक है, और फलों के अंदर में वो किस फॉर्म में रहते हैं, फलों के अंदर में वो गैस के फॉर्म में होते हैं। इथिलीन जो है फलों के अंदर गैस के फॉर्म में रहते हैं ताकि वो उसको पकाने में मदद कर पाए। अब देखिए विच नर्व कैरीज इम्पल्स फ्रॉम आई टू द ब्रेन, कौन सा ऐसा नर्व है जो आँख से लेकर ब्रेन तक है ना, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, सिग्नल ले जाती है। हमारे आँख से हमारे ब्रेन तक सिग्नल कौन पहुंचाती है, कौन सा ऐसा नर्व है, तो ऑप्टिक नर्व हो जाएगा। ऑप्टिक नर्व जो है ये ब्रेन तक जाती है और ये ब्रेन तक हमारे आँख से सिग्नल ले जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आई का, देखिए ये लेंस से आई है, यहाँ पर देखिए ये सब नर्व्स हैं। ये जो नर्व है ऑप्टिक नर्व, ये मदद करते हैं ब्रेन के पास सिग्नल पहुँचाने में।
ठीक है। यहाँ पर जो लेंस, यहाँ पर जो इमेज बनता है, किस तरह का इमेज बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है ना। अच्छा, यदि पूछा जाएगा कि ऑल्फैक्टरी क्या होता है, ऑल्फैक्टरी क्या होता है यदि पूछा जाएगा, तो नसल कैविटी, हमारे नाक के जो छेद होते हैं नसल कैविटी, तो नसल कैविटी में होते हैं ये ऑल्फैक्टरी जो है हमारे नाक के छेद के अंदर होते हैं, जो कि सूंघने में मदद करते हैं, स्मेल करने में हमारे काम आते हैं, ये ऑल्फैक्टरी जो है वही। अच्छा, यदि पूछा जाए कि विच ऑफ द फूड कंटेंट इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, कौन सा ऐसा फूड कंटेंट है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, फूड का ऐसा कौन सा कंटेंट है, फूड पार्ट है, भोजन का पार्ट, ठीक है, जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, तो विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी और विटामिन सी हमारे फूड में, हमारे बॉडी में ये ऐसे फूड कंटेंट है जो कि स्टोर नहीं होते हैं, जमा नहीं होते, याद रखिएगा। और याद रखना है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट, जो हम ऐसा फूड खाते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिले, ठीक है, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में किस किस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे शरीर में वो मौजूद रहते हैं। अब देखिए, जो फैट स्टोर होते हैं वो एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में होते हैं, और हो सकता है पूछा जाएगा कि फैट जो हैं वो हमारे शरीर में किस तरह से स्टोर रहते हैं, तो एडिपोज टिश्यू के रूप में वो हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, ठीक है। विटामिन कितने तरह के होते हैं, तो विटामिन दो तरह के होते हैं, विटामिन दो तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन, एक वाटर सोल्यूबल। एक ऐसे विटामिन जो कि वसा में सोल्यूबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फैट में मिल जाते हैं, और एक ऐसा विटामिन है जो कि वाटर में घुल जाते हैं, या तो वाटर में मिलते हैं या तो फैट में मिलते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के फैट सोल्यूबल होता है, और विटामिन बी और सी जो अभी मैंने बताया था जो शरीर में स्टोर नहीं होता है, वो विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में मिलते हैं, ठीक है, वाटर सोल्यूबल रहते हैं, वाटर में वो सोल्यूबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं बी और सी, लेकिन स्टोर नहीं होते हैं शरीर में। और विटामिन ए डी ई के जो है, जो फैट सोल्यूबल है, वो हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, विच विटामिन इज फाउंड इन यूरिन, जो हमारा, ठीक है, जो पेशाब होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें विटामिन बी एंड सी पाया जाता है, ठीक है, यूरिन में। यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है, देखिए पीएच वैल्यू से रिलेटेड एग्जाम में जरूर श्योर है 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 6 होता है, यूरिन का पीएच वैल्यू 6 होता है। विच डिजीज इज नॉन एज साइलेंट किलर, कौन सा ऐसा डिजीज है, कौन सा ऐसा बीमारी है जिसको कि साइलेंट किलर, मतलब पता भी नहीं चलेगा और वो इंसान को जान से भी मार सकता है, लेकिन इंसान बीमार तो है लेकिन उसे पता भी नहीं चल पाता है, और साइलेंट किलर के जैसा मारता है, पता नहीं चलने देता है, और उसका मौत भी हो सकता है इंसान का, ठीक है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी यदि किसी को ब्लड प्रेशर का यदि कुछ शिकायत है, बीमारी है, तो हमें चाहिए कि नेग्लिजेंसी हम ना करें और सही से उनका ट्रीटमेंट करवाएं, खास करके जिनको हाई बीपी रहता है उनका सही से इलाज होना चाहिए, नहीं तो साइलेंट किलर बनकर वो इंसान को मार भी सकता है। देखिए, नॉर्मल जो बीपी है 120/80 होना चाहिए, 120/80 mmHg होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, साइलेंट किलर जो गैस है, साइलेंट किलर गैस है कौन सा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसे क्या कहा जाता है, तो साइलेंट किलर गैस कहा जाता है। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा गैस है जैसे कि साइलेंट किलर कहा जाता है, तो अलग अलग ऑप्शन रहेगा, तो आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो इतना घातक जो गैस है वो मिक्स हो जाएगा तो इंसान कहाँ से बचेगा, ठीक है, तो साइलेंट किलर गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि विच इज नॉन एज एंटी कोगुलेंट और एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस इन ब्लड, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो आंसर होगा हिपेरिन। हो सकता है समझ में आपको नहीं आया हो तो मैं बता दे रहा हूँ।
तो देखिए हेपेरिन जो है इसकी कमी से ब्लड हमारे नसों में, नर्व्स में जमने लगते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि क्वेश्चन है कि एंटी क्लॉटिंग, माने क्लॉट माने जमना, तो एंटी मतलब कि नहीं जमना, तो नहीं जमने देती है कौन सा ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के अंदर में खून को जमने नहीं देती है। हमारे शरीर के अंदर में ब्लड जो है हमेशा संचार होते रहता है, ठीक है, वो चलते ही रहता है, रेस्पिरेशन उसका होते रहता है, ठीक है। हमारे हमारे शरीर में जो ब्लड है वो चलता ही रहता है, रुक कभी भी रुकता नहीं है। जब ब्लड यदि रुक गया यानी इंसान का फिर लाइफ फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर में ब्लड जो है उसका चलना जरूरी है। कैसे चलता है, तो हेपेरिन के मदद से। हेपेरिन जो है ये इस हेपेरिन ब्लड को कभी भी जमने नहीं देती है और वो हमेशा चलाती है। इसके कमी से ब्लड हमारे नसों में जमने लगते हैं, ठीक है, हमारे नर्व्स में जमने लगते हैं, तो ब्लड जमने लगेंगे यदि हेपेरिन की कमी होगी तो, ठीक है। अब देखिए रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, सर्कुलेशन मैंने ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो रेगुलर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो किसके कारण होता है, तो हेपेरिन के कारण। अभी मैंने बताया था हेपेरिन के ही कारण रेगुलर ब्लड का सर्कुलेशन, संचार हमारी बॉडी में होते ही रहता है, ठीक है। तो मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन मेन जो प्रोटीन है फॉर ब्लड क्लोटिंग। अच्छा हाँ, ब्लड का जमना भी जरूरी है, कब, जब कभी हमारा ब्लीडिंग हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि सपोज कहीं फिंगर कट गया, कहीं पर चोट लग गया जिससे कारण ब्लड निकलने लगा, तो वहाँ पर ब्लड का क्लॉट होना फिर जरूरी है। कम से कम समय में ब्लड को रुकना चाहिए, और शरीर के अंदर में जो ब्लड है अंदर में, ठीक है, उसको ब्लड को रुकना नहीं है, और शरीर से बाहर यदि ब्लड निकल रहा है तो उसे रुकना है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण कि ब्लड क्लॉट होता है, तो फाइब्रिनोजेन। इट हेल्प्स एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग, मतलब कि शरीर के अंदर में जो ब्लड चलते रहता है हेपेरिन की मदद से, और शरीर के बाहर में जब ब्लड कभी हाथ कट गया, उंगली कट गया और ब्लड निकलने लगा, तो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो मदद करती है ब्लड को रुकने में। यदि हम कहीं फिंगर यदि कट गया, ठीक है, कहीं पर चोट लग गया और ब्लड यदि निकलने लगा और ब्लड रुकेगा नहीं, तो फिर इंसान का फिर तो डेथ हो जाएगा। तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है बहुत हेल्प करती है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट होने में, जमने में। अब देखिए, अब डाइजेशन से एक क्वेश्चन है। जब डाइजेशन प्रोसेस होता है, जब हम भोजन कर लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन जो होने लगता है, ठीक है, मतलब खाना को पचाने वाला काम, डाइजेशन करने वाला काम, ठीक है, तो किसके कारण होता है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि मदद करती है, तो एंजाइम जो है वो पाचन को बैलेंस रखता है, पाचन करने में मदद करती है ये एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जितने भी एंजाइम हैं ये सब प्रोटीन के हेल्प से बनते हैं।